अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और आज हम नया यूनिट पढ़ेंगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जनरली क्या होता है, इट सिंपली इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जिसको एक क्रेडिटर ड्रा करता है अपने डेटर को। डेटर वो होता है जिसने कंपनी से क्रेडिट में माल खरीदा है। तो क्या होता है, जब किसी ने कंपनी से क्रेडिट में माल खरीदा है तो उस वक्त जो क्रेडिटर होता है वो उसको एक बिल ड्रा करता है, उस डेटर को एक बिल ड्रा करता है कि आप ये बिल एक्सेप्ट कीजिए। और जब डेटर उस बिल को एक्सेप्ट करता है कि मैं इस डेट पे इतना अमाउंट आपको पे करूँगा, तो ये बनता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द डेटर, डेटर जब इसको एक्सेप्ट करने से पहले सिंपली एक ड्राफ्ट तो होता है जो कौन ड्रा करता है, क्रेडिटर किसको, डेटर। सो इन सिंपल वर्ड्स में आपको ये समझाऊं, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब हम क्रेडिट ट्रेड करते हैं। क्योंकि कंपनी में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सारा ट्रेड कैश में हो जाए, बल्कि कुछ ट्रेड कंपनी में क्रेडिट भी होता है। तो उस वक्त क्या होता है, जो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर यूजुअली एक बिजनेस होगी, और डेटर कौन होगा, जिसने कंपनी से क्रेडिट में माल खरीदा है। तो उसको एक बिल देती है कंपनी कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। बिल पे लिखा गया होता है कि आपने कितना माल कंपनी से क्रेडिट में लिया है और किस डेट पे आप ये पे करोगे। और जो डेटर होता है, जब वो इस बिल को एक्सेप्ट करेगा, जब वो सेटिस्फाई होगा कि इस डेट पे मैं इतना अमाउंट उसको पे करूँगा जो उसने क्रेडिट में लिया है, तो ये बनता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो वो स्टेज जब परचेज़र, जिसने परचेज ऑफ गुड्स कंपनी से क्रेडिट में लिया है, एक्सेप्ट करेगा, साइन करेगा कि मैं ये बिल एक्सेप्ट करूँगा, तो उस वक्त ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनती है। इससे पहले सिंपली एक ड्राफ्ट होता है। सो ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये यूजुअली कौन ड्रा करता है, क्रेडिटर किसको, डेटर को। मीन्स एक कंपनी ड्रा करता है अपने डेटर को आप इतना अमाउंट इस डेट पे मुझे दीजिए, और उसके बाद जो डेटर होता है वो साइन करता है, एक्सेप्ट करता है कि मैं आपको इस डेट पे इतना अमाउंट दूंगा। तो फिर बनता है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और अगर हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है एक इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है साइंड बाय द मेकर। मेकर कौन है यहाँ पर, क्रेडिटर, बिजनेस कंपनी यहाँ पर एक मेकर है जो ये ड्रा करता है किसको, डायरेक्टर को। डायरेक्टिंग ए सर्टन पर्सन टू पे ए सम ऑफ मनी ऑनली। किसको डायरेक्ट करता है, किसी पर्सन को। यूजुअली एक डायरेक्टर को यहाँ पर ये डायरेक्ट करता है कि आप इतना अमाउंट मुझे दीजिए, और अमाउंट कौन सा होगा, क्रेडिट परचेज का अमाउंट होगा। टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टन पर्सन और टू बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या उस पर्सन को जिसका वो ऑर्डर करेगा, या उसका जिसका ये इंस्ट्रूमेंट, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा। तो ये एक डेफिनेशन है किसकी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। दिस इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज। ऊपर क्या है, जम्मू 27 नवंबर 2006, 3 months आफ्टर ड्यू डेट, पे XYZ और ऑर्डर द सम ऑफ ₹1000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। यहाँ पर स्टैंप होगी। तो किसको ये डायरेक्ट करता है, MSABC गांधीनगर जम्मू। तो ये है स्पेसिफिकेशन किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज का। Parts of bill of exchange. These are the parts of a bills of exchange: date, term, amount, stamp और parties. स्पेशल फीचर्स, ये कुछ फीचर्स हैं जिसके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। पहला है, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है। इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर। जो मेकर होता है वो उसको साइन करता है, मीन्स उसका साइन इस पर होना चाहिए। इट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। जो डेफिनेशन में आपको अभी बताया, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, इस पर कोई कंडीशन नहीं होती है। यूजुअली इसको ये हम ड्रा करते ही, उसको हम कोई कंडीशन नहीं रखते ही, उसको इतना अमाउंट पे करना है, उसको वो करना है। द ऑर्डर मस्ट बी टू पे मनी एंड मनी ऑनली। जो ऑर्डर होता है वो किस लिए हम यहाँ पर करते हैं, मनी के लिए, क्योंकि उसने कंपनी से क्रेडिट में माल खरीदा, तो उसको के जो पैसे हैं उसके रिलेटेड ये ऑर्डर होता है कि आप ये हमें पैसे दीजिए। द सम पेबल मस्ट बी स्पेसिफिक। और कितने पैसे देने हैं, कितना अमाउंट देना है, वो भी इसमें मेंशन होना चाहिए। द अमाउंट मस्ट बी पेड विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम। और जो अमाउंट है ये भी एक विद इन ए स्टिपुलेटेड टाइम, जो उसमें टाइम लिखा गया है उसी दौरान वो अमाउंट देना चाहिए। किसको,
डेटर को द नेम ऑफ द ड्रावी मस्ट बी क्लियरली मेंशनड। जो ड्रावी है उसका नेम भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ड्रावी यहाँ पर कौन होगा, डेटर, उसका नाम यहाँ पर क्लियरली मेंशन होना चाहिए। इट मस्ट बी डेटेड एंड स्टैम्प्ड, इस पे डेट भी होना चाहिए और स्टैम्प भी इस पे होनी चाहिए। पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज। फर्स्ट है ड्रावर। ड्रावर वो पर्सन होता है जो बिल भी बनाता है और बिल को ड्रा भी करता है। यूजुअली जो ड्रावर होता है वो ही मनी रिसीव करता है, किससे, डेटर से। जो ड्रावर होता है वो बिल भी बनाता है और बिल को ड्रा भी करता है, किसको, डेटर को। जो पैसा है वो कौन रिसीव करता है, ड्रावर, तो इसलिए उसका नाम ही रखा गया है ड्रावर। ड्रावर वो पर्सन होता है जो बिल भी बनाता है और बिल को ड्रा भी करता है। ड्रावी वो पर्सन होता है जिसके लिए बिल ड्रॉन की गई है। ड्रावी कौन है यहाँ पर, डेटर, जिसके लिए बिल ड्रॉन की गई है। और वो ड्रावी वो पर्सन है जो बिल को एक्सेप्ट करता है। तो फिर से मैं समझाऊँ, ड्रावी वो पर्सन होता है जिसके लिए बिल ड्रॉन की गई है। जब ड्रावर बिल बनाता है, बिल ड्रा करता है, तो वो किसको बिल ड्रा करेगा, ड्रावी को। ड्रावी कौन है यहाँ पर, डेटर। ड्रावी वो पर्सन है जिसके लिए बिल ड्रॉन की गई है। पेई वो पर्सन है जिसके लिए बिल मनी पे करना है। इन मोस्ट ऑफ द केस आप देखोगे जो ड्रावर है वो पेई भी होता है, क्योंकि पेई वो पर्सन होता है जिसको पैसे देने होते हैं, जो पैसे रिसीव करेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अगर मैंने किसी को बिल दी है तो मैं ऐसा कहूँगा कि आप किसी और पर्सन को ये पैसा दीजिए, तो वो उसको हम कहेंगे पाई। लेकिन अगर मैं उसको कहूँगा कि मैं किसी को बिल दूंगा कि आप मुझे इतने पैसे देने हैं इस डेट पर, तो वहाँ पर मैं पे भी खुद हूँ। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि आप किसी और पर्सन को ये पेमेंट दीजिए, तो उस वक्त वो पर्सन पेई बनेगा। एडवांटेज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज यूज इन सेटलमेंट ऑफ डेट्स। यूजुअली ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सेटलमेंट ऑफ डेट्स के लिए। इट फिक्स द डेट ऑफ पेमेंट। ये जो डेट ऑफ पेमेंट है इस पे ये फिक्स किया गया होता है कि कब पेमेंट करनी है। इट इज़ रिटन एंड साइन बाय साइन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ये एक जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है और इसकी एक्नॉलेजमेंट होते हैं डेट की कि कितना डेट है। ए डेटर एंजॉयज फुल पीरियड ऑफ क्रेडिट। जो डेटर होता है उसको एक टाइम दिया जाता है, तब तक वही जो क्रेडिट है उसको वो एंजॉय करता है। A drawer can convert the bill into cash by getting it discounted with the bank। जो ड्रावर होता है अगर उसको ज़्यादा इमरजेंसी होती है कैश की, तो वो क्या करेगा, इस बिल को डिस्काउंट करेगा बैंक पर और अपना कैश रिसीव करेगा पहले से ही। जो ड्रावी होता है वो क्या करेगा, जब उसके पास बिल पहुंचती है वो उस पर साइन करता है और एक्सेप्ट लिखता है कि मैं ये बिल एक्सेप्ट करता हूँ, तो उससे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। और ये जो एक्सेप्टेंस ऑफ बिल है ये दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज जनरल और अनक्वालिफाइड, दूसरा है क्वालिफाइड बिल। जनरल और अनक्वालिफाइड बिल। Here the drawee accepts to pay the whole amount mentioned in the bill without any condition। जो ड्रावी होता है वो जो बिल पे अमाउंट होता है वो सारा अमाउंट एक्सेप्ट करता है विदाउट एनी कंडीशन। इसमें वो कोई कंडीशन नहीं लिखता है, वो जो अमाउंट बिल पे है वो सारा अमाउंट एक ड्रावी एक्सेप्ट करता है कोई कंडीशन दिए बगैर। लेकिन जो क्वालिफाइड बिल है यहाँ पर ड्रावी क्या करता है, वो तो पे जो बिल है वो एक्सेप्ट करता है और ये भी एक्सेप्ट करके मैं इतना पेमेंट करूँगा, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस वो रखता है। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, जो क्वालिफाइड बिल है यहाँ पर जो ड्रावी है वो ये एक्सेप्ट करता है कि मैं ये अमाउंट पे करूँगा, लेकिन कुछ कंडीशंस, उसके कुछ शराइत होते हैं कि इन शराइत को मैं, ये जो कुछ कंडीशंस हैं इनको मैं क्या करता हूँ, इन कंडीशन को देख के मैं ये बिल एक्सेप्ट करता हूँ। कुछ शराइत, कुछ कंडीशंस वो इस बिल पे लिखता है कि इन कंडीशंस को देख के मैं ये बिल एक्सेप्ट करता हूँ। विदाउट दीज कंडीशंस आई कैन नॉट एक्सेप्ट द बिल।
मीन्स कुछ कंडीशंस इस क्वालिफाइड बिल में होते हैं। वो जो कंडीशन है वो कौन रखता है, ड्रावी। तो वो क्या कहता है कि मैं बिल को एक्सेप्ट करता हूँ बट विथ सर्टन कंडीशंस, कुछ कंडीशन होते हैं उसके बाद वो बिल एक्सेप्ट करता है। डेट ऑफ मैच्योरिटी, ये वो डेट होता है जिस डेट पे जो ड्रावी है उसको पे बिल करना पड़ता है। सो डेट ऑफ मैच्योरिटी वो डेट होता है जिस डेट पे ड्राइवी को बिल पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट बिकम ड्यू इमीडिएटली आफ्टर इट इज़ प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट। लेकिन जो कौन सी बिल है, ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल एट साइट, जो पेबल एट साइट बिल है वो इमीडिएटली उसकी पेमेंट इमीडिएटली करनी पड़ती है जब भी वो हम उस बिल को प्रेजेंट करें। उस पर कोई डेट वेट नहीं होता है, जब भी हम उस बिल को प्रेजेंट करेंगे तो उस वक्त उसकी इमीडिएट पेमेंट होनी चाहिए। लेकिन डेट ऑफ मैच्योरिटी में आपको ये याद रखना है, इसमें हम क्या करते हैं, जब बिल ड्यू होती है तो उसके बाद हम 3 डेज ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, 3 डेज हम इसमें ऐड करते हैं, किस पे, बिल पे। If the bill is payable sometime after due date, the tenure should be counted from the date of drawing the bill. अगर कभी कभार जो बिल है वो पे हुई है आफ्टर डेट, तो उसके बाद जो टेन्यूर होता है वो हम किस डेट से काउंट करेंगे, फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग द बिल। जिस दिन बिल ड्रा हुई है उसी डेट से हम काउंट करेंगे डेट ऑफ द बिल। If the bill is payable some time after sight, the tenure should be counted from the date of acceptance of the bill. अगर बिल पे हुई है आफ्टर साइट तो उस वक्त जो टेन्यूर होगा वो किस डेट से काउंट किया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। इफ़ द ड्यू डेट टर्न आउट एज पब्लिक हॉलीडे, जब ड्यू डेट पे पब्लिक हॉलीडे होगी, अगर 15 अगस्त को ड्यू डेट है बिल का तो वो पब्लिक हॉलीडे, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उसी पे ये बिल पे होनी चाहिए। जो ड्यू डेट होगा वो फिर कौन सा डेट बनेगा, जो नेक्स्ट वर्किंग डेट है वही ड्यू डेट होगा फिर उस बिल का। ये कुछ कंडीशंस हैं जो आपको याद रखने हैं इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जो होल्डर ऑफ बिल होगा, वो होल्डर ऑफ बिल वो होगा जिसके पास बिल होगी। अगर वो ये चाहता है कि मुझे जो ड्यू डेट है मुझे इससे पहले पैसों की ज़रूरत है, तो वो उस वक्त क्या करेगा, अगर ड्यू डेट को अभी 3 महीने ही उसे कल ही पैसों की ज़रूरत है तो उस वक्त वो क्या करेगा, उसके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है दैट इज़ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। वो डायरेक्टली बैंक के पास जाएगा, वहाँ बिल को डिस्काउंट करेगा और बैंक से पैसा लेगा। बैंक क्या करेगा, कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, तो उसके बाद बैंक उसको वो पैसा देगा। तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल सिंपली मीन्स यहाँ पे जो होल्डर ऑफ बिल होता है वो किसके पास जाता है, बैंक के पास जाता है। उसे कहता है कि मुझे पैसे दीजिए अगेंस्ट दिस बिल, तो बैंक क्या करता है, उसको पैसा देता है। लेकिन यहाँ पर बैंक कुछ अमाउंट चार्ज करता है, अगर उससे 50,000 लेने होते बैंक उसको 49,000 ही देगा। सो यहाँ पर जो 1,000 है दैट इज़ एज ए विल बी ट्रीटेड एज ए चार्ज। वो एक चार्ज यहाँ पर बैंक उसको, ये जो 1,000 है वो चार्ज यहाँ पर क्या करता है बैंक, किसके लिए, जो उसने बिल डिस्काउंट की है। क्योंकि डिस्काउंट ऑफ बिल का मतलब यही है कि यहाँ पर हम बिल डिस्काउंट करते हैं और अपना पैसा ड्यू डेट से पहले लेते हैं। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब ये है कि अमाउंट इसी को पे करना है जिसके पोजीशन में ये इंस्ट्रूमेंट होगा, तो इसीलिए इसको कहा गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब क्या होता है, इट सिंपली मीन्स ट्रांसफरिंग हिज ओन राइट ऑन द बिल। जिसके पास बिल होगी वो अपना राइट किसी और को ट्रांसफ़र करेगा। सिंपली कैसे, ऑन द बैक साइड पे वो साइन करेगा, उस पर्सन का नाम लिखेगा जिसको ये बिल ट्रांसफ़र करता है। और जो ट्रांसफ़र होता है, जो राइट्स ट्रांसफ़र करता है उसे हम कहते हैं एंडोर्सर, और उस पर्सन जिसको ये ट्रांसफ़र किया जाता है उसे हम कहते हैं एंडोर्सी। एंडोर्समेंट ऑफ बिल का मतलब यही है कि जिसके पोजीशन में ये बिल होती है वो क्या करता है,
उस बिल को ट्रांसफ़र करता है किसी और के नाम, जिसको वो पैसा जिस एक्चुअली ये कैसे होता है, अगर मैं किसी और पर्सन को पैसा मैंने किसी और पर्सन से पैसे उधार पे लिए हैं, तो उसको मैं करता हूँ क्या करूँगा, इंडोर्स करूँगा, बिल ट्रांसफ़र करूँगा बिल किसी और पर्सन को, तो उसे हम कहते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं, अपने राइट्स को ट्रांसफ़र करते हैं किसी और पर्सन के नाम। इंडोर्समेंट ऑफ बिल में क्या होता है, हम किसी थर्ड पार्टी को बिल देते हैं, किसके लिए, पेमेंट के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, फॉर सेटलमेंट ऑफ डेट्स। तो इस वक्त हम क्या कर सकते हैं, बिल को इंडोर्स कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को, ताकि उसकी जो पेमेंट है वो इसके ज़रिए सेटल हो जाए। Dishonor of bill of exchange. If the drawee of a bill does not accept it, becomes a dishonor of bill by non-acceptance. If the drawee accepts the bill but fails to pay its amount on the due date, it becomes dishonor of bill by non-payment. डिसऑनर ऑफ बिल का मतलब ये होता है कि जो एक्सेप्टर होता है, जो ड्राइवी होता है, जब वो अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करेगा, तो उसे हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल सिंपली मीन, जब हम ड्राइवर के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि हमें अपनी पेमेंट दीजिए, जब वो पेमेंट पे नहीं करेगा तो इट मीन्स डिसऑनर ऑफ है बिल, उसने बिल पे नहीं की है, तो इसलिए इसको कहा गया है डिसऑनर ऑफ बिल। फिर से मैं समझाऊं डिसऑनर ऑफ बिल क्या होता है। डिसऑनर ऑफ बिल सिंपली मीन्स जब एक ड्राइवी जो एक्सेप्टर होता है वो अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेगा ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अगर हम उससे कहेंगे कि आपको 30 जून को ये पेमेंट करनी है, जब हम उस डेट पे उसके पास जाएंगे तो उसे कहेंगे कि हमें ये पेमेंट दीजिए जो आपने एक्सेप्ट किया था बिल पर। अगर वो कहेगा कि मैं इस वक्त ये पेमेंट नहीं करूँगा, तो उसी को कहते ही हम डिसऑनर ऑफ है बिल, मीन उसने पेमेंट मैच्योरिटी डेट पे नहीं की है। नोटिंग एंड प्रोटेस्ट। नोटिंग ऑफ ए बिल क्या होता है, जब डेट ऑफ मैच्योरिटी आता है तो उस वक्त जो होल्डर होता है वो अब बिल को क्या करता है, प्रेजेंट करता है किसको, ड्राइवी को, पेमेंट के लिए। लेकिन जो ये बिल होती है ये एक ड्राइवर को प्रेजेंट करनी पड़ती है, ड्राइवी को ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, जो बिजनेस आवर्स होते हैं उसी दौरान एक ड्राइवर को ये बिल प्रेजेंट करनी पड़ती है, किसको, ड्राइवी को। लेकिन कभी कभार ड्राइवी क्या कहता है कि उसने ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ये बिल प्रेजेंट नहीं की है, अब किसको प्रूफ देना पड़ेगा, ड्राइवर को। तो अब ड्राइवर क्या करेगा, ड्राइवर ये प्रूफ देगा कि मैंने ये बिल ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स प्रेजेंट की थी, उसको अब ये प्रूफ देना है। तो उस प्रूफ को देने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक नोट लिख के लाना पड़ता है नोटरी पब्लिक से। और जो नोटरी पब्लिक होता है ये एक लीगल पर्सन है जिसको कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट। और इसको ये अथॉरिटी होती है, एक पावर होता है कि वो अथेंटिकेट ये करे कि ये जो बिल थी ये प्रेजेंट हुई थी ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स और इस डेट पे ये प्रेजेंट हुई थी, लेकिन इस बिल को डिसऑनर की गई, इस बिल को डिसऑनर किया गया है। तो नोटिंग ए बिल सिंपली मीन्स हमें एक नोट लाना पड़ता है किसी नोटरी पब्लिक से कि हमने ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स से बिजनेस ये बिल प्रेजेंट की थी, लेकिन उसने इस बिल को डिसऑनर किया है ड्राइवी ने। और एक और है प्रोटेस्ट। आफ्टर नोटिंग द नोटरी पब्लिक इशूज ए फॉर्मली ड्रॉन अप सर्टिफिकेट। जब नोटिंग होगी तो उस वक्त जो नोटरी पब्लिक होता है वो क्या करता है, वो एक सर्टिफिकेट देता है, फॉर्मली एक सर्टिफिकेट देता है किसके रिगार्डिंग, डिसऑनर। और इस पे इसकी सील और सिग्नेचर होती है, उससे हम कहते हैं प्रोटेस्ट। मीन्स वो एक सर्टिफिकेट देता है जिसपे जो ये नोटरी पब्लिक है उसका सिग्नेचर, उसका सील होता है, तो उसे हम कहते हैं प्रोटेस्ट। रिन्यूअल ऑफ ए बिल। रिन्यूअल ऑफ ए बिल का मतलब क्या होता है, जब जो एक्सेप्टर होता है वो बिल पे नहीं करता है ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो न्यू बिल एक्सेप्ट करेगा जिसपे न्यू डेट और न्यू पीरियड लिखा गया होगा, तो इसे हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ ए बिल। यहाँ पर हम एक नया बिल देते हैं किसको, एक्सेप्टर को, जिसपे नया डेट और नया टाइम पीरियड लिखा गया होता है। लेकिन जो ये हम नई बिल इसको देते हैं उस पर हम क्या करते हैं,
वो अमाउंट जो उसको बकाया है उसके अलावा हम उसको कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं जो उसने नहीं दिया है किस टाइम में, जो जिस टाइम पे उसको वो अमाउंट देना था, तो वो भी हम इंटरेस्ट इस पे चार्ज करते हैं। रिन्यूअल ऑफ बेसिक बिल में हम एक नया बिल उसको देते हैं किसको, एक्सेप्टर को, जब वो पुराने बिल पे नहीं करते हैं ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। रिन्यूअल ऑफ बिल और डिसऑनर ऑफ बिल में क्या फ़र्क है, यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सेप्टर होता है वो ये कहता है कि मैं इस टाइम पे अपनी ओब्लिगेशंस, ये जो पेमेंट है मैं पे नहीं करूँगा, तो वो क्या कहता है, वो ड्राइवर को क्या कहता है कि मुझे नई बिल दीजिए और उस पर ये जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है वो एक्सटेंड कीजिए। मैं डिसऑनर ऑफ द बिल नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मैं सिंपली ये आपसे कहता हूँ कि आप इसका जो मैच्योरिटी डेट है वो आप एक्सटेंड कीजिए। तो उसी के इसके बदले ये जो ड्राइवर होता है वो उसको एक नई बिल देता है, उसे हम कहते हैं रिन्यूअल ऑफ है बिल। नेक्स्ट वन इज़ रिटायरिंग ऑफ बिल। जो एक्सेप्टर होता है, जो ड्राइवर होता है, वो क्या करता है, जो ड्यू डेट होता है उससे पहले वो अमाउंट पे करता है किसको, ड्राइवर को। तो इसे हम कहते हैं रिटायरिंग ऑफ है बिल। यहाँ पर इंटेंशन साफ होता है ड्राइवर का कि वो क्या करना चाहता है, अगर उसके पास सरप्लस फंड्स होते हैं वो उसको यूटिलाइज करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो ड्राइवर होता है उसको बिल एक्सेप्ट, वो जो ये रिक्वेस्ट करता है ड्राइवर कि मैं आपको ड्यू डेट से पहले ये अमाउंट पे करना चाहता हूँ, तो जब ड्राइवर एक्सेप्ट करेगा उसको कि यस आप कीजिए पेमेंट, तो उस वक्त हम क्या कहते हैं उसको, द बिल इज सेट टू बी रिटायर्ड। तो उस वक्त हम बिल को कहते हैं कि दैट इज ए रिटायर्ड बिल। यहाँ पर आपको ये जो एक्सेप्टर होता है उसको कुछ डिडक्शन मिलते हैं जिसे हम कहते हैं रिबेट, क्योंकि उसने ड्यू डेट से पहले पेमेंट किया उसके लिए उसको एक रिबेट मिलता है, उसे हम कहते हैं एक डिडक्शन मिलती है, उसे हम कहते हैं रिबेट। सो रिटायरिंग ऑफ सिंपली मीन्स जो एक्सेप्टर होता है वो बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करता है बिल की, तो इस पेमेंट के बदले जो उसने ड्यू डेट से पहले किया एक डिडक्शन मिलती है ड्राइवर की तरफ से, उसे हम कहते हैं रिबेट। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि अगर वो कहेगा कि मैं बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करूँगा, तो इट नेसेसरी जो ड्राइवर होता है वो उसकी जो रिक्वेस्ट है, उसका जो अप्रोच है वो पहले एक्सेप्ट करे, उसके बाद वो पेमेंट कर सकता है बिफोर ड्यू डेट। तो इसे हम कहते हैं रिटायरिंग ऑफ है बिल। और ये जो उसको रिबेट मिलता है, ये जो एक रिबोट मिलता है किसको, रिबेट मिलता है किसको यहाँ पर एक्सेप्टर को, तो उसके लिए एक एक गेन है और होल्डर के लिए एक एक्सपेंस है। एकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज। यूजुअली जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रेड डेट को सेटल करने के लिए हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज करते हैं, और यूजुअली किसके दरमियान होता है, ड्राइवर और ड्राइवर के दरमियान होता है। और इस दौरान जो बिल है उसे हम कहते हैं ट्रेड बिल। लेकिन कभी कभार क्या होता है, कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे होते हैं जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फंड्स रेज करने के लिए, टेम्पोररी फंड्स रेज करने के लिए, फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ द ड्राइवर एंड ड्राइवर के लिए जो बिल हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं हम एकोमोडेशन बिल ऑफ एक्सचेंज या एकोमोडेशन बिल। सो फिर से मैं समझाऊं, इट इज़ अ बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड और एंडोर्स विदाउट एनी कॉमर्शियल कंसिडरेशन। यहाँ पर कोई ट्रेड कंसिडरेशन नहीं होता है। इट हेल्प्स टू अरेंज टेम्पोररी फाइनेंशियल एकोमोडेशन फॉर वन और मोर पार्टीज, या एक से बढ़कर ज़्यादा पार्टीज को क्या फाइनेंशियल accommodation मिलता है। इफ द बिल इज डिसऑनर वन कैन नॉट sue द अदर, हाउएवर व्हेयर द बिल इज डिस्काउंटेड द थर्ड पार्टी कैन एनफोर्स पेमेंट ऑफ द अमाउंट। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझाऊं, अगर मैं भी बिजनेसमैन और दूसरा मेरा फ्रेंड भी बिजनेसमैन है, मैं उसके पास जाऊं और कहूं कि मुझे इस वक्त कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे इस वक्त आप 50,000 रुपये दीजिए। वो कहेगा कि मेरे पास भी इस वक्त पैसे नहीं हैं, मुझे भी पैसों की सख्त ज़रूरत है, लिहाजा हम एक काम करेंगे, हम एक टेक्निक अपनाएंगे जिसके ज़रिए हमारी ये जो प्रॉब्लम है ये दूर होगी। तो वो उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं एकोमोडेशन बिल। मैं एक बिल ड्रा करूँगा इसके नाम पर और वो एक्सेप्ट करेगा, तो वो उसके बाद वो बिल कहाँ लेकर जाएगा, बैंक के पास, और बैंक से वो पैसा लाएगा। तो इसी तरह वो भी एक बिल ड्रा करेगा मेरे नाम पर और मैं एक्सेप्ट करूँगा, और वो जो बिल है
वो भी उस बिल को लेगा कहाँ पे, बैंक पे, और पैसा रिसीव करेगा। फिर से मैं समझाऊँ, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैं फ्रेंड के पास गया, फ्रेंड से मैंने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत, वो कहेगा कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं, मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, लिहाजा हम आप मेरे ऊपर एक बिल बनाई और मैं आपके ऊपर एक बिल बनाऊँ, ताकि हमारी जो ये मुश्किलात है ये आसान हो जाएगी। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, मैं एक बिल उस पर एक बिल ड्रा करूँगा, और जब वो बिल एक्सेप्ट करेगा तो इट मीन्स मैं वो बिल लेके कहाँ जाऊँगा, बैंक के पास, और बैंक से कहूँगा कि मुझे इस बिल पे पैसे दीजिए। तो बिल क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, इस बिल को डिस्काउंट करेगा और मुझे पैसे देगा। तो इस तरह मेरा जो फ्रेंड है वो भी इस तरह करेगा। आफ्टर द डेट ऑफ मैच्योरिटी बैंक किसके पास जाएगा, दोनों के पास जाएगा और अपना पैसा लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमें प्रॉब्लम थी फंड्स की, वो टेम्पोररी प्रॉब्लम सॉल्व हुई म्यूचुअली, मीन्स हम दोनों की जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हुई, उससे हम कहते हैं एकोमोडेशन बिल। सो इट मीन्स कि यहाँ पर टेम्पोररी जो हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर हमें सॉल्व होती है इस एकोमोडेशन बिल के ज़रिए। बिल्स रिसीवेबल बुक, इट कंटेन्स बिल्स विच आर रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड। ये वो बुक है जिस पे हम कौन से बिल्स रिकॉर्ड करते हैं, इन विच बिल्स विच आर रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड, जो बिल हमने रिसीव किया है उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। बिल्स पेएबल बुक, इट कंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ बिल्स एक्सेप्ट, जो बिल्स हमने एक्सेप्ट किए वो इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में आपने पढ़ा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिंपली एक जो ड्रावर होता है। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज यूजुअली एक हम ये जो क्रेडिटर होता है ये ड्रा किसको करता है, डेटर को, कि आप इतनी पेमेंट इस डेट में मुझे दीजिए। तो इसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ द डेटर, ये सिंपली एक ड्राफ्ट होता है, जब डेटर उसको एक्सेप्ट करता है तो उसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है। यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं। बिल एट साइट एंड ऑन डिमांड, ये वो बिल्स हैं जिनकी पेमेंट इमीडिएटली करनी पड़ती है जब भी हम इस बिल को प्रेजेंट करें, किसको, ड्राइवर को। मीन्स बिल एट साइड उस बिल को कहते हैं जब हम इस बिल को प्रेजेंट करेंगे ड्राइवर को, तो उसी वक्त इमीडिएटली ड्राइवर को उसकी पेमेंट करनी पड़ती है, और उस पर टाइम पीरियड में मेंशन नहीं किया गया होता है, ना ही इस पर हम कोई ग्रेस पीरियड देते हैं। तो एक और चीज़ आपको याद इसमें रखना है, होल्डर वो पर्सन होता है जिसके पोजीशन में कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसको कहते हैं, जिसका टाइटल हम ट्रांसफ़र कर सकते। डेज ऑफ ग्रेस, जब इंस्ट्रूमेंट पे नहीं होगा, जब बिल पे नहीं होगी ऑन डिमांड, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 days ग्रेस पीरियड देते हैं, जिसे हम कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। और इसके बाद ड्यू डेट वो होता है जब बिल की टर्म एक्सपायर होती है। ये कुछ टर्म्स थे जो आपको याद रखने ही। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए ड्यू डेट क्या होता है, मैच्योर डेट क्या होता है, जिससे आपको सारा कुछ समझ में आएगा जो हमने आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।